हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था मार्केटिंग, और मार्केटिंग में लास्ट अपन ने लेबलिंग और जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में चर्चा कर ली। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रमोशन पे अपन डिटेल चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमोशन क्या होता है? यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका विक्रय बढ़ाने के लिए जो जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्रमोशन कहते हैं। क्योंकि एक सेलर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करना चाहता है, और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रमोशन को काम में लेना ही पड़ेगा। उसके पास एक जो विकल्प उपलब्ध होता है वो प्रमोशन होता है। प्रमोशन से वो अपनी सेलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है, प्रमोट कर सकता है। ठीक है, तो प्रमोशन में कुछ तत्व शामिल किए गए हैं, उनके मिश्रण से ये बना है। जैसे अपने मार्केटिंग होती है, पर्सनल सेलिंग, जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में पर्सनल सेलिंग होती है, और एडवर्टाइजमेंट होता है, इसके अलावा जनसंपर्क होता है, प्रचार होता है। तो ये सारे के सारे प्रमोशन में आते हैं, जिनके द्वारा अपन ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करते हैं, यानी विक्रय को अपन बढ़ाते हैं। तो वो किस में आते हैं? प्रमोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवर्धन। ठीक है, तो चलिए परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। परिवर्तन या प्रमोशन होता क्या है? उचित संप्रेषण नहीं है तो ग्राहक को उत्पाद के संबंध में या फिर यह किस प्रकार से उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा इसका ज्ञान नहीं होगा तो बाजार में माल की बिक्री अच्छी नहीं होगी। देखिए, उचित संप्रेषण का मतलब होता है कि जब तक उत्पादक और जो कस्टमर होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक वो जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उस उत्पाद को क्रय नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं है। और जब तक जो उत्पादक होता है उसको उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की और उनकी जो जिज्ञासा है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो इन दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के आप सेलिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि उचित संप्रेषण नहीं है तो ग्राहक को उत्पाद के संबंध में या फिर यह किस प्रकार से उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा इसका ज्ञान नहीं होगा, तो बाजार में माल की बिक्री अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जब तक कस्टमर को नॉलेज नहीं होगा प्रोडक्ट का, या जो प्रोडक्टर होता है उसको पता नहीं होगा उसके ग्राहक की आवश्यकता क्या है, तब तक माल की बिक्री क्या नहीं होगी? अच्छी नहीं होगी। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वह उत्पाद की उपयोगिता अथवा लाभों के संबंध में भी संतुष्ट नहीं होगा। और जो प्रोडक्टर होता है उसको क्या है कि लाभ में संतुष्टि नहीं मिलेगी, और जो कस्टमर होता है उसको उत्पाद की उपयोगिता में संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर देखिए आगे, ग्राहकों को वस्तु के संबंध में सूचित करने, मतलब संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, और जो परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में ग्राहक को क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। सूचित करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों को ठीक आवश्यकता के लिए खरीदते हैं, वो एक अलग इश्यू होता है। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं वो अपने शौक़, अपनी इच्छा, अपनी भावना, ठीक, और मतलब अपने कुछ अन्य जो सामाजिक जो प्रदर्शन वगैरह उनके लिए वो क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो उनको जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वो परचेज कहाँ से करेंगे? तो इसलिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के वो एक दूसरे को सूचना नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जो ग्राहक होता है, ग्राहक को वस्तु के संबंध में सूचित करना तथा उन्हें इसको खरीदने के लिए तैयार करने के लिए संप्रेषण का उपयोग करना प्रवर्तन कहलाता है। देखिए, प्रवर्तन है, प्रमोशन है, उसका सीधा सा अर्थ है जो ग्राहक है उसको वस्तु के संबंध में सूचित करना। सूचित क्या करना है कि जिससे वो उसको क्या है? खरीदने के लिए तैयार हो जाए, या उसकी आवश्यकता की उससे क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संप्रेषण करना पड़ेगा। ठीक है, तो संप्रेषण का उपयोग करना पड़ेगा, तो वो आपका क्या होगा? प्रवर्तन का मतलब ये होता है कि संप्रेषण करना, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक जानकारी पहुंचाना, उसे सूचित करना। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रवर्तन क्या है कि एक अकेला तत्व नहीं होता कि इसमें एक ही चीज़ होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट ही होता है, ज़रूरी नहीं है। इसमें अलग अलग मार्केटिंग के
जो मिक्स हैं उसके इसमें फैक्टर शामिल हो सकते हैं। तो प्रवर्तन विपणन मिश्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी जो प्रमोशन है वो विपणन मिश्र का क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि विपणन मिश्र में यही तो आते हैं अपने, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पर्सनल सेलिंग है और जनसंपर्क है, प्रचार है। तो ये क्या है कि विपणन मिश्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके माध्यम से विपणनकर्ता बाजार में वस्तु तथा सेवाओं के विनिमय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। और जो परिवर्तन है, इसके माध्यम से विपणनकर्ता क्या करता है कि बाजार में वस्तु और सेवाओं के विनिमय, यानी जो बाजार है उसमें विपणनकर्ता क्या करेगा, वस्तु और जो सेवा है उसके विनिमय को बढ़ावा देने के लिए, यानी वस्तु और सेवा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस चीज़ में इंक्रीज करने के लिए वो विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। मतलब अलग अलग टेक्निक वो काम में लेता है। तो देखिए क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रमोशन। तो आपसे पूछे व्हाट इज प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है। तो अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो एनी फ्रॉम, यानी प्रमोशन क्या होता है, एनी फ्रॉम ऑफ कम्युनिकेशन ए बिजनेस और कंपनी यूजेस टू इन्फॉर्म, persuade or remind people about products and to improve its image। यानी कि वही अर्थ यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो एक बिजनेस है या एक जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट बनाती है उसके बारे में लोगों को बताना या उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि वो उसको क्या कर सके, खरीद सकें। ठीक है, तो आप बहुत सारी परिभाषाएं देख सकते हो, लेकिन सबका अर्थ है कि निकल के आएगा। जैसे व्हाट इज प्रमोशन, तो इन्वॉल्व्स ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज दैट इन्फॉर्म potential consumer about the extent of goods, services or ideas and persuades them to buy। वो ही चीज़ इसमें भी, इसका भी सारांश क्या आ रहा है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन में ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो, या एक प्रोडक्टर है वो नया आइडिया विचार लेके आए उसके बारे में उसको पता हो, जिससे वो उसको क्या कर सके, बाई कर सके, यानी उसको परचेज कर सके। ठीक है, अब चलिए प्रवर्तन मिश्र क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो प्रवर्तन मिश्र से अभिप्राय संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तक तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करना। यानी कि ये नहीं कि आप प्रमोशन के लिए की तकनीक काम में ले रहे हो, आपके पास जितनी भी तकनीक है उनका मिक्सअप रूप ले रहे हो, यानी उनका मिक्स करके ले रहे हो, सबको काम में ले रहे हो। तो परिवर्तन मिशन से अभिप्राय संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को, यानी जो कम्युनिकेशन है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी परिवर्तन तकनीकी को मिलाकर उनका प्रयोग करना। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन मिशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट आता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होता है उससे वस्तु की सेलिंग बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वर्तमान टाइम में तो एडवर्टाइजमेंट का इतना ज़्यादा महत्व हो गया है कि इतने अनलिमिटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसको देखकर कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट तक पहुंच जाता है। तो जो परिवर्तन मिश्र है उसमें विज्ञापन इसका एक टेक्निक है, और व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग की आजकल ये सिस्टम भी हो गया है। जैसे जो प्रोडक्टर होते हैं, जो कंपनी वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह होती है, वो क्या करती हैं कि अपना एक सेलर नियुक्त करती हैं जो डोर टू डोर जाएगा और डोर टू डोर जाके लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा या उनको सेल करेगा, तो उसे पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। प्रचार का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु है वो किसी कस्टमर ने खरीदी, तो फिर वो खरीद के उसकी गुणवत्ता के बारे में या उसको जो अच्छी लगी या उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो वो अन्य लोगों को बताएगा। मतलब इसमें तो अपने को क्या भारी खर्चा करना पड़ता है इसको करवाने के लिए, जबकि प्रचार में आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे एक कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला गया उसके बाद धीरे 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 उसका अपने आप ऑटोमेटिक प्रचार होने लग जाता है। और विक्रय संवर्धन, बाकी की जो सेलिंग प्रमोशंस है वो इस टेक्निक में आ जाएंगे। तो इसकी कितनी टेक्निक बताई हैं, 4 टेक्निक बताई हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और प्रचार, और आपका क्या आ जाएगा, विक्रय संवर्धन। ठीक है, ये देखिए ये इसी में आते हैं सारे प्रमोशनल मिक्स में। ये वो 4 भी आ सकते हैं, उसके अलावा भी आप शामिल कर सकते हो, वो ये फिक्स नहीं है कि वो 4 ही हैं। तो इसमें जैसे पर्सनल सेलिंग अपना आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, पब्लिक रिलेशन से भी हो सकता है, जनसंपर्क से, और सेल्स प्रमोशन हो ही गया, और डायरेक्ट मार्केटिंग भी हो सकती है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ भी आप देख सकते हो सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है।
आप कितने भी तरीके को इनको समझ सकते हो, ये आपको यहाँ पे समझा ही दिया। अब देखिए, परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मिश्रणों का उपयोग किया जा सकता है। अब जो परिवर्तन है उसके जो अपने को लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए अपने को क्या है कि ज़रूरी नहीं है अपन एक ही टेक्निक काम में ले। ये जो टेक्निक है इनका मिश्रण अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। जैसे अपना एक प्रोडक्ट है उसके लिए अपने ऐड भी कर दिया, उसकी पर्सनल सेलिंग भी कर दी, या थोड़ी पर्सनल सेलिंग करवा दी, या थोड़ा उसका ऐड करवा दिया, फिर उसका प्रचार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। फर्म इन तत्वों को किस प्रकार से समावेश कर उपयोग करेंगे, यह अनेक तत्वों पर निर्भर करता है कि भाई एक जो फर्म है वो किस तरीके से इसको क्या करेगी, ये जो टेक्निक हैं इन टेक्निक को किस तरीके से वो काम में लेगी, ठीक है। तो इसके लिए उसे क्या योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि विदाउट योजना के तो कुछ कार्य होना भी नहीं है। तो वो क्या करेगी कि ऐसे नहीं है कि एक ही टेक्निक को काम में लेके चल रही है, वो अलग अलग टेक्निक को काम में ले सकती है, या थोड़ा थोड़ा जो टेक्निक है थोड़े थोड़ा सबका मिश्रण ले सकती है, ठीक है। और जहाँ पर उन्हें ऐसे लगे कि यहाँ पे उन्हें ऐड करवाने की ज़रूरत है तो वो एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, और जहाँ पर उन्हें लगे कि एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वो डायरेक्ट करवा सकते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो किसी भी टेक्निक को अपनी सुविधा के अनुसार काम में ले सकते हैं। फर्म इन तत्वों को किस प्रकार से समावेश कर उपयोग करेगी अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से तत्व हैं, जैसे बाजार की प्रकृति क्या है, बात वही आ गई कि भाई जो मार्केट है उसकी प्रकृति क्या है, उसमें ऐड करवाने की ज़रूरत है या पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत है या सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत है। तो बाजार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मिश्रण काम में लेना है। और वस्तु की प्रकृति क्या है, अब वस्तु जैसे आप ओनली बिस्किट्स का जैसे सेलिंग कर रहे हो तो बिस्किट्स के लिए आप उस वस्तु की प्रगति भी तो देखोगे ना, कि वो है छोटा प्रोडक्ट, अब आपके लिए उसको एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना करवाओगे। तो वस्तु की प्रगति पे भी निर्भर करता है। और परिवर्तन का बजट, और परिवर्तन के लिए भी प्रमोशन के लिए आपके पास कितना क्या बजट है, और परिवर्तन के उद्देश्य, प्रमोशन करवाने के आपके उद्देश्य क्या हैं। तो इन तत्वों पे ये क्या करता है, निर्भर करता है कि आपको कौन सी टेक्निक काम में लेनी है, ठीक है। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट इसमें आएगा, ये इसके मिश्रण चल रहे हैं। प्रमोशन के मिश्रण में अपन आज पहला पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता है, क्योंकि जो आजकल अपन मोबाइल यूज़ करते हैं, या अपन रेडियो भी अगर यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, एलईडी यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर भी आप चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, या स्कूल वगैरह संस्था वगैरह जो भी होती है वहाँ चले जाओ, कहीं पर भी आपको क्या एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट ना मिले। और ये एडवर्टाइजमेंट जो होता है इस पे क्या होती है, एक जो संस्था होती है उसे भारी क्या करनी पड़ती है, भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। मतलब इस पे क्या होता है, भारी व्यय होता है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यय होता है। हालांकि वो व्यय तो एक बार होता है, लेकिन वो उसको क्या लंबे टाइम तक फ़ायदा भी देता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का बहुत महत्व है। तो देखिए अब विज्ञापन होता है क्या, विज्ञापन में क्या होता है कि व्यक्ति मतलब पर्सनली खुद जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएगा, वो लोगों को जागरूक नहीं करेगा, वो किसी माध्यम से उसको क्या करेगा, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इसको जो विज्ञापन है उसको आप व्यक्तिक नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, अव्यक्तिक माध्यम, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है अव्यक्तिक, मतलब इसमें व्यक्ति स्वयं नहीं जाएगा। विज्ञापन परिवर्तन के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली तकनीक है विज्ञापन जो है वो प्रमोशन के लिए सबसे सामान्य रूप में उपयोग आने वाली तकनीक है। मैंने कह दिया कि आज आप देख रहे हो हर चीज़ का ऐड आपको मिल जाएगा, और उस ऐड के थ्रू जो कस्टमर होता है वो अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच जाता है। यह अव्यक्तिक संप्रेषण है, ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दी। ये अव्यक्तिक क्यों है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं जाके उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे, वो किसी माध्यम से बता रहे। जो टेलीकम्युनिकेशन के जो माध्यम है उनके माध्यम से वो ग्राहकों को सूचित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक अव्यक्तिक संप्रेषण या अव्यक्तिक संप्रेषण हो गया, ठीक है। या आप इसको क्या है कि ऐसे बोल सकते हो कि इसमें व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के परिवर्तन के लिए विपणनकर्ता प्रायोजक को कुछ भुगतान करते हैं। और दूसरी शर्त क्या होती है, जो वस्तु या सेवा है उसके परिवर्तन के लिए विपणनकर्ता को क्या करना पड़ता है, विपणनकर्ता बोल दो या प्रायोजक बोल दो, वो उसका कुछ ना कुछ क्या करेगा, पेमेंट करेगा। क्योंकि देखो जितने भी ऐड करने वाले होते हैं ना,
फ्री में कोई नहीं करता। चाहे कोई भी जैसे बॉलीवुड वगैरह का हीरो वगैरह हो, हीरोइन हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, चाहे कोई भी जैसे ये पॉलिटिशियन हो या फिर अन्य कोई भी फील्ड हो, उससे रिलेटेड कोई भी ऐड अगर किया जाता है तो उससे रिलेटेड वो क्या लेते हैं, कुछ ना कुछ पेमेंट लेते हैं, क्योंकि विदाउट पेमेंट के वो कार्य नहीं करते हैं। उनका ऐड करने का जो मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, इनकम कमाना चाहते हैं। तो पैसे के लालच में वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें क्या है, ये अव्यक्तिक संप्रेषण तो हो गया कि व्यक्ति डायरेक्ट नहीं आएगा, वो किसी माध्यम से लोगों तक उसकी सूचना पहुंचाएगा, या फिर जो वस्तु या जो सेवा है उसके परिवर्तन के लिए विपणन करता है या प्रोजेक्ट होता है, उसको क्या करना पड़ता है, कुछ पेमेंट। विज्ञापन संप्रेषण का माध्यम है, और जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है वो क्या संप्रेषण का माध्यम है, क्योंकि इसके माध्यम से उस प्रोडक्ट की जानकारी कहाँ पहुँचती है, उपभोक्ता तक आसानी से पहुँच जाती है। तो विज्ञापन संप्रेषण का माध्यम हो सकता है। अब देखिए ऐसे ऐड अपन देखते हैं, अभी टीवी वगैरह पे खूब आते हैं, लव फ्रूटी हुआ, ठीक है, तो ब्रांड वगैरह देखो ये इस तरीके से आते हैं। ये ऐड आप खूब देखते हो, बड़े बड़े ऐड भी आते हैं। ये देखिए, ये ब्यूटिशियन का ऐड है, ठीक है, और खूब ऐड होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऐड आते हैं, अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर परिभाषा अगर आपको सामान्य अर्थ समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो विशेषताएं हैं उनको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए विज्ञापन की विशेषताएं क्या होती हैं, इसका भुगतान स्वरूप क्या होता है, यानी भुगतान इसका कौन करता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो देखिए भुगतान स्वरूप में आ जाएगा, विज्ञापनकर्ता जनता के साथ संप्रेषण की लागत को वहन करता है, यानी जो विज्ञापन करवाने वाला होता है वो जनता के साथ संप्रेषण करने की लागत को क्या करेगा, वहन करेगा। कैसे, जैसे एडवर्टाइजमेंट जो करवाते हैं वो क्या होते हैं कि जनता तक वो उस बात की सूचना पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ संप्रेषण करना चाहते हैं, तो इसकी जो भी लागत आएगी वो किसको वहन करनी पड़ेगी, विज्ञापनकर्ता को। जो ये टीवी वगैरह में ऐड वगैरह करते हैं इनको पेमेंट भाई कौन करता है, जो संस्था या जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रही है वो पेमेंट करेगी, और कौन पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ भुगतान स्वरूप होता है जिसकी लागत किसको वहन करनी पड़ती है, विज्ञापनकर्ता को, ठीक है, जो विज्ञापन करवाने वाला होता है। दूसरी विशेषता है अव्यक्तिक, ये जो अपने अर्थ देखे हैं उसी में से परिभाषा ये विशेषताएं निकल के आई हैं। अव्यक्ति का मतलब होता है कि व्यक्तियों या विज्ञापनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, मतलब इसमें वो डायरेक्टली नहीं होते, मैंने कहा डायरेक्ट वो नहीं जाते हैं। जैसे ये नहीं कि एक पर्सनल सेलिंग में होता है कि वो डायरेक्ट जाके उनको सेल करते हैं फिर पेमेंट करते हैं, तो वैसा नहीं होता इसमें। तो व्यक्ति विज्ञापनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन की अव्यक्तिक पद्धति कहते हैं। यानी कैसा होता है एडवर्टाइजमेंट, अव्यक्तिक होता है। चयनित विज्ञापन दाता, ठीक है, चयनित विज्ञापन दाता क्या होता है कि विज्ञापन निश्चित व्यक्ति अथवा कंपनियां करती हैं। चयनित का मतलब होता है कि फिक्स है, वो कोई ना कोई कंपनी करेगी या कोई ना कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है। तो विज्ञापन निश्चित व्यक्ति या कंपनियां करती हैं जो विज्ञापन में श्रम करती हैं तथा इसकी लागत को वहन करती हैं, और विज्ञापन के लिए वो क्या करती हैं, श्रम करती हैं और लागत उनको वहन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चिन्हित विज्ञापन दाता। अब देखिए विज्ञापन के लाभ क्या होते हैं, हालांकि ये टॉपिक खूब बड़ा है, अपने एमकॉम में भी है, ये इंक्लूड कर रखा है कि रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मार्केटिंग। तो वो एमकॉम के लेवल पे अपने को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ये इसमें थोड़ा सा अंश दे रखा है तो इस पे भी अपने को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, जबकि सिमिलरिटी है दोनों में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लाभ, फिर बोल रहा है इनके लाभ क्या होते हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो फ़ायदे इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर सोचो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो तो क्या उपभोक्ता तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। तो जो उपभोक्ता उस तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने के लिए, दूसरा जैसे अपन देख सकते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर वस्तु की सप्लाई नहीं हो पाती, वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ संभावित जो क्रेता वगैरह होते हैं
उनके विश्वास को जीतने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, और अन्य भी हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन से खूब फ़ायदे होते हैं। कस्टमर को भी उतने ही फ़ायदे होते हैं और प्रोडक्टर को भी उतने ही फ़ायदे होते हैं। प्रोडक्टर को एक वजह से उसका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक जाता है और उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, लंबे टाइम तक वो प्रतिस्पर्धा में बना रहता है, और इसी प्रकार ग्राहक को भी बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। तो देखिए इसमें है कि बड़ी संख्या में दूर दूर तक फैले लोगों तक पहुंचना संभव है। आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप कितनी भी चाहे किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वहाँ तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हो। और अगर ऐड नहीं हो तो आप मतलब एक क्षेत्र विशेष तक नहीं पहुँचा पाओगे। तो ये क्या है कि बड़ी संख्या में दूर दूर तक फैले लोगों तक पहुँचना क्या होता है, संभव होता है। इसके माध्यम से आप कहीं भी पहुँच सकते हो। विज्ञापन संभावित क्रेताओं में संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि करता है। और जो विज्ञापन होता है, जो संभावित क्रेता होते हैं उनमें संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि करता है, कि यानी बनने वाले जो संभावित क्रेता हैं उनका जो विश्वास है उसको बढ़ाता है और उनको संतुष्ट करता है। और नेक्स्ट तीसरा, स्पष्टता। कला, कंप्यूटर डिजाइन एवं ग्राफिक्स के विकास के साथ साथ विज्ञापन संप्रेषण का सशक्त माध्यम के रूप में भी विकसित हो चुका है। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कला, कंप्यूटर डिजाइन एवं ग्राफिक्स के विकास के साथ साथ इन सब का तो विकास हुआ ही हुआ है, और साथ में संप्रेषण का भी एक क्या बन गया है, सशक्त माध्यम बन गया है। ठीक है, क्योंकि आप इसके माध्यम से कम्युनिकेशन आसानी से कर पाते हो। विशेष प्रभाव उत्पादक के कारण सरल उत्पाद एवं संदेश भी बहुत आकर्षक एवं स्पष्ट लगने लगते हैं। आप जैसे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं ना, तो उनको इतना मतलब इतना बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उनका इतना खतरनाक तरीके का प्रभाव होता है कि एक सामान्य अगर आपको संदेश भी देना हो या छोटी सी चीज़ का भी एडवर्टाइजमेंट करना हो, तो वो क्या है कि आसानी से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो विशेष प्रभाव उत्पादक के कारण सरल उत्पाद एवं संदेश भी बहुत आकर्षक व स्पष्ट लगने लगते हैं। मितव्ययता। विज्ञापन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए कम खर्चीला साधन है। तो मितव्ययता इसमें बोला कि विज्ञापन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए कम खर्चीला संप्रेषण है। व्यापकता के कारण विज्ञापन का कुल खर्च संप्रेषण द्वारा बनाए गए संबंधों में बड़ी संख्या में बांट दिया जाता है, क्योंकि एक ऐड अगर होता है तो कितने सारे वो खर्चा तो उनका एक बार ही लगता है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी सेलिंग हो रही है तो इससे फ़ायदा भी होता है। इससे प्रति लक्षित इकाई लागत कम हो जाती है, और इससे क्या है कि प्रति जो लक्षित इकाई है वो आपकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और सॉरी दोबारा आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसका है विज्ञापन की आलोचना। अब कुछ जो हैं प्रोडक्टर बोल दो या व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, विज्ञापन की आलोचना भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लागत में वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा इसकी लागत आती है, और वो लागत होती है ना फिर वो कस्टमर से ही वहन की जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा वो खर्चा करेगा वो फिर कस्टमर से वहन करेगा उसको उस प्रोडक्ट में ऐड करके, तो लागत में वृद्धि। विज्ञापन के कारण उत्पादन की लागत में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। प्रोडक्शन में भी क्या होती है, अनावश्यक वृद्धि होती है, सॉरी प्रोडक्शन की लागत में भी, जो बढ़े हुए मूल्य के रूप में क्रेता को ही वहन करनी पड़ती है। देख लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर ऐड हो रहा है ना, जितना बड़ा जितना ज़्यादा आकर्षक ऐड है ना, उसकी लागत अपने को ही वहन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लगाने वाले विज्ञापनकर्ता ने तो ऐड करवा दिया, उसमें खर्चा भी हो गया, अब वो किस में ऐड होके आएगी, उस प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट अपन खरीदेंगे तो अपने को उसकी लागत वहन करनी पड़ती है। ठीक है, उदाहरण के लिए टेलीविज़न पर कुछ सेकंड के विज्ञापन पर विपणनकर्ता को लाखों रुपए की लागत आती है। कि जो कोई कुछ प्रोडक्ट होते हैं छोटे छोटे और कुछ सेकंड के होते हैं, लेकिन उन पे भी क्या है कि विपणनकर्ता को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। तो हर कोई संस्था ये थोड़ी है कि एडवर्टाइजमेंट करवा लेगी, क्योंकि उस पर लाखों रुपए की क्या आती है, लागत आती है। विज्ञापन पर जो धन व्यय किया जाता है उससे लागत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जितना बड़ा विज्ञापन करोगे उससे लागत बढ़ेगी। और उत्पाद की कीमत निर्धारण में जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, यानी कि आप कीमत को निर्धारण करोगे तो आपकी जो लागत आई है उसमें आप क्या करोगे, उसको जोड़ोगे। ठीक है, किसी वस्तु के विज्ञापन पर काफ़ी लागत आती है। कोई अगर प्रोडक्ट है, अगर आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या आएगी, बहुत ज़्यादा लागत आएगी, लेकिन क्रेताओं को उत्पाद की विशेषताओं के संबंध में पता लगता है। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई इससे
जो कस्टमर होते हैं उनको उत्पाद की विशेषताओं के संबंध में क्या लगता है, पता, तथा वे इसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। लागत तो आती है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि जो कस्टमर होते हैं उनको उत्पाद के बारे में पता चलता है, जिससे वो उनको खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे उत्पाद की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी कि मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर इससे क्या है कि जो उत्पादन करने वाले होते हैं उनको क्या मिलता है, बड़े पैमाने पर लाभ होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रति इकाई उत्पादन लागत क्या हो जाती है, कम आती है। ठीक है, प्रति इकाई लागत इसमें आएगी कम, क्योंकि कुल लागत की इकाइयों की बड़ी संख्या में बांट दिया जाता है। प्रति इकाई लागत कम क्यों आती है भाई, क्योंकि जो कुल लागत की इकाई हैं उनको बड़ी संख्या में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और इससे क्या है कि जो उपभोक्ता होता है उसका भार कम हो जाता है, यानी उस पर भार नहीं पड़ता या बढ़ता नहीं है। इससे उपभोक्ता पर भार कम होता है और बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो लागत में वृद्धि वाला अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। दूसरी इसकी आलोचना क्यों की गई, सामाजिक मूल्य में कमी। ठीक है, सामाजिक मूल्य में कैसे कमी आती है कि विज्ञापन से सामाजिक मूल्य की अवहेलना होती है तथा भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो सामाजिक मूल्य उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और भौतिकवाद को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इससे लोगों में असंतोष पैदा होता है, तो भौतिकवाद को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों में असंतोष तो पैदा होना ही है। ठीक है, तो सामाजिक मूल्य में क्या होती है, इससे कमी आती है विज्ञापन से, वह अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ विज्ञापन नई जीवन शैली दर्शाते हैं जिसको सामाजिक मान्यता नहीं देता है। अब देखिए, अपना जो देश है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से अपनी संस्कृति चली आ रही है, और अगर उसमें कुछ भी बदलाव होता है तो कुछ कस्टमर क्या होते हैं कि उससे नाराज़ हो जाते हैं कि भाई ये हमारी संस्कृति को बदलना चाहते हैं, ये हमारे जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं, हमारी सामाजिक मान्यताओं को बदलना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि वो असंतुष्ट हो जाते हैं, तो ये भी आलोचना का कारण बनता है। ये आलोचना भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। विज्ञापन लोगों को, अब दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये भी सत्य नहीं है भाई, चलो उनके रीति रिवाज हैं वो तो थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में भी तो सूचना मिल रही है ना, जानकारी मिल रही है, इससे उनको भी तो फायदा हो रहा है। तो विज्ञापन लोगों को नए उत्पाद के संबंध में सूचना देकर उसकी सहायता भी तो कर रहा है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट, ये दूसरा इसकी साइड है। ठीक है, वस्तु को खरीदना अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय तो क्रेता को ही करना है। चलो, जो भी प्रोडक्ट आया है वो समाज के विरुद्ध है या सामाजिक संस्कृति को कम करने वाला है या कुछ लोगों को असंतुष्ट करने वाला है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो वस्तु है उससे कुछ को तो फ़ायदा होता है ना, कुछ की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो वस्तु को खरीदना है अथवा नहीं, इसका उस वस्तु को खरीदना है या नहीं खरीदना, ये सबके लिए कोई कंपलसरी तो है नहीं कि आपको वस्तु को खरीदना ही पड़ेगा। आप खरीदो या नहीं खरीदो, इसका अंतिम निर्णय तो क्रेता को ही करना पड़ता है। क्रेता चाहे तो खरीद सकता है, उसको अच्छी लगी तो खरीद लेगा, नहीं अच्छी लगी तो रहने देगा। यदि विज्ञापित उत्पाद उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो उसे खरीद लेंगे, अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो खरीद लेंगे, वरना रहने देंगे। कोई वो फोर्स तो होता है नहीं कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। क्रेताओं में असमंजस्य कैसे होता है कि समान दावा करने वाले अधिक उत्पादों का विज्ञापन होता है, कि समान दावा करने वाले जो अधिक उत्पाद है उनका क्या होता है, विज्ञापन होता है, जिससे क्रेता असमंजस्य में पड़ जाता है। अब क्रेताओं को कभी कभी क्या डाउट होता है, जैसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोई साबुन है तो साबुन के अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके ये डाउट रहता है, और वो सभी क्या है कि समान दावे करते हैं कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है इसमें ये क्वालिटी मतलब उनके सब के लगभग समान ही है। तो अब जो कस्टमर होता है वो क्या डाउट में रहते हैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत भी लगभग समान रहती है, उनमें जो क्वालिटीज़ बताई गई वो भी समान रहती है, जो फ़ायदे बताए गए वो भी समान होते हैं। तो फिर वहाँ पे कस्टमर क्या है कि असमंजस्य की स्थिति में चला जाता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इनमें से कौन सत्य अथवा किस प्रकार विश्वास किया जाए। अब वो देखते तो अपन प्रोडक्ट को देखते भी, लेकिन कभी कभी अपने को लगता है कि किस पे विश्वास करें, ये सही होगा कि नहीं होगा, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो डिटर्जेंट पाउडर, खूब सारे पाउडर आते हैं, सब अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, अपने अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि ऐसा दाग ज़िंदगी में दोबारा नहीं लगेगा, दाग तो अच्छे हैं, वो अलग अलग तरीके से देते हैं कि कस्टमर तो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मुझे ख़रीदना क्या है। और टूथपेस्ट सोचते हैं अलग अलग प्रकार के आते हैं,
तो कुछ कहते हैं दांतों को कीजिए मजबूत, और कुछ कहते हैं दांत ही नहीं गिरेंगे, और कुछ कहते हैं बदबू निकल जाएगी। तो वो इस तरीके से प्रचार करते हैं ताकि अब कस्टमर तो भाई उसको खरीदेगा ही, क्योंकि उसकी तो आवश्यकता है वो, लेकिन वो फिर वहाँ उस स्थिति में उलझ जाता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। विज्ञापन के समर्थन जो विज्ञापन का समर्थन करते हैं उनका मत है कि ग्राहक विवेकशील है, यानी कि जो इसका विज्ञापन का समर्थन करते हैं, इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ग्राहक क्या है, विवेकशील है, तथा किसी भी उत्पाद को क्रय करते समय मूल्य, बनावट, आकार आदि तत्वों को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि अपन कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उसका मूल्य भी ध्यान में रखते हैं, उसकी बनावट भी ध्यान में रखते हैं, और उसका आकार भी ध्यान में रखते हैं। तो आदि तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपन वस्तु का क्रय करते हैं। ठीक है। क्रेता किसी उत्पाद का क्रय करने से पहले विज्ञापन में दी गई सूचना, वो जब भी प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा तो एडवर्टाइजमेंट में दी गई जो सूचना है एवं दूसरे स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर, यानी प्रोडक्ट में जो दूसरी सूचना दी गई है वो प्लस वो अन्य जो सोर्स है वहाँ से सूचना इकट्ठी करेगा और उसके बाद उनका विश्लेषण करेगा, और उसके बाद वो अपनी शंका को दूर कर सकता है। ठीक है। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो सूचना दी गई है वो, और दूसरे स्रोतों से जो प्राप्त सूचना उनका क्या कर लेगा, विश्लेषण, और इससे वो क्या विश्लेषण करके अपनी शंका को दूर कर सकता है। तो ये उसके पास क्या होता है, एक उपाय होता है। फिर घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन, और ये एडवर्टाइजमेंट होता है तो कभी कभी इससे क्या होता है, जो घटिया उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री को भी प्रोत्साहन मिलता है। विज्ञापन श्रेष्ठ एवं घटिया वस्तुओं की अंतर नहीं करता। विज्ञापन कभी भी जो श्रेष्ठ और घटिया वस्तु उनमें अंतर नहीं करता है, तो लोगों को घटिया वस्तुओं को खरीदने के लिए भी प्रेरित करता है। अब वो चाहे वो उसके लिए फ़ायदा करे नहीं करे, श्रेष्ठ हो या नहीं हो, घटिया हो, वो जो विज्ञापन करता होता है उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है कि इसको क्या नुकसान हो रहा है, उससे कोई उसको मतलब नहीं होता है। तो इससे क्या है कि जो घटिया वस्तुएं होती हैं उनको भी खरीदने के लिए कभी कभी जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। क्यों हो जाता है, कभी कभी भी कुछ चीज़ों का अपने को नॉलेज नहीं होता है, तो अपन फिर भी ऐड देख के या उससे आकर्षित होके या फिर किसी दोस्त वगैरह से या किसी रिश्तेदार से उसके बारे में सुन लेते हैं। सुनने के बाद अपन क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं तो अपन क्या है कि उसको खरीदना चाहते हैं। तो खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उस पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब अपन उसको खरीद लेते हैं। तो खरीद लेते हैं, वो अपने काम की चीज़ नहीं है फिर भी अपन उसको खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं तो इससे चलो प्रोडक्ट को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो कस्टमर है उसको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उसको घटिया चीज़ मिल गई। ठीक है। या कभी कभी जो प्रोडक्टर होता है वो अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को निकालना चाहता है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई इसमें कौन सी अच्छी है, कौन सी गुणवत्ता की है, कौन सी नहीं है। ठीक है। तो श्रेष्ठता एवं घटियापन गुणवत्ता पर निर्भर करता है, तो उसकी क्वालिटी पर निर्भर करेगा। एक तुलनात्मक अवधारणा है, ये क्या है, एक तुलनात्मक अवधारणा। इच्छित गुणवत्ता का स्तर लक्षित ग्राहकों की आर्थिक स्थिति एवं पसंद पर भी निर्भर करता है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो जो कस्टमर होता है उसकी पसंद और उसकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। विज्ञापन में दी गई गुणवत्ता वाली वस्तुओं की बिक्री करता है, और विज्ञापन में दी गई जो गुणवत्ता की वस्तुएं हैं उनकी बिक्री करता है, और ग्राहक इसे तभी खरीदता है जब यह उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अब वो तो गुणवत्ता वाली वस्तुओं की बिक्री करेगा और ग्राहक उसे तब खरीदेगा जब उसको उसकी आवश्यकता की से पूर्ति हो। कोई भी विज्ञापन उत्पाद की गुणवत्ता का झूठा वादा नहीं कर सकता। कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी उत्पाद की गुणवत्ता का झूठा वादा नहीं कर सकता। मतलब ये वो एडवर्टाइजमेंट है वो ये नहीं कहेगा कि भैया आप इसमें ये क्वालिटी है, उसको ये झूठा वादा नहीं करना चाहिए, उस पर मुकदमा। अब ये क्या है कि जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 वाला, उसमें ये रूल कर दिया है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई संस्था, कोई व्यक्ति अगर झूठा एडवर्टाइजमेंट करवाता है जिससे ग्राहकों को क्या होता है, नुकसान होता है, तो उस पर क्या मुकदमा चलाया जा सकता है। अभी देखिए थोड़े दिन पहले ये जो ऐड चल रहे थे तंबाकू गुटखा इनके, तो इन पे क्या है कि बैन लगाया हुआ है सरकार का, और फिर भी जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां शाहरुख खान है, अजय देवगन है, अमिताभ बच्चन है, इन लोगों ने क्या किया कि उन प्रोडक्ट का ऐड कर दिया, तो उससे क्या है कि फिर वो एक इश्यू बन गया। तो क्योंकि बैन किया हुआ है, बैन करने के बाद भी आप उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, उससे कितना नुकसान है लोगों को, कितना कितना नुकसान होता है उससे।
और जो उनके परिवार है उनको कितना नुकसान होता है। वो आर्थिक रूप से भी उनमें जीवन में गिरावट आती है और शारीरिक रूप से भी आती है। तो ऐसे जो विज्ञापन है झूठे भ्रामक हैं, उन पे क्या अभी कानून बनाया गया है, जैसे कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन के तहत कि आप ऐसा झूठा विज्ञापन नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई करता है तो उस पर क्या किया जा सकता है, मुकदमा। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। अपने आज एडवर्टाइजमेंट पे पूरी चर्चा कर ली, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, और इसके जो फ़ायदे हैं, उसकी जो आलोचनाएं हैं, उस पर अपन ने फुल डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो विपणन मिश्र है, या जो सेल्स पर ये प्रमोशन है, प्रमोशन की ही पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहला एडवर्टाइजमेंट अपना हो गया है, और सेकंड नंबर का अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत विक्रय, यानी ये हो जाएगा पर्सनल सेलिंग। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।